सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 9वां पाठ, जिसका शीर्षक है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियाँ। इस अध्याय में जो मुख्य विषय जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। पहला पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं मुगल शासक और उनका साम्राज्य, जिसमें हम पढ़ेंगे मुगल वंश की स्थापना, कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने अपना शासन का विस्तार किया, उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा है इतिवृत्तों की रचना। इतिवृत्त क्या होते हैं, इतिवृत्त किस भाषा में लिखी गई और किस प्रकार से उसकी रचना की जाती थी, हम उसके बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट है रंगीन चित्र। इतिवृत्त में रंगीन चित्रों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता था, हम इसका अध्ययन करेंगे। चौथे पॉइंट में अकबरनामा और बादशाहनामा, ये दो उदाहरण दिए हुए हैं इतिवृत्तों के, जिसमें कि हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इसकी रचना की गई, किसने की, उद्देश्य क्या था और इससे हम क्या क्या जानकारी हासिल करते हैं। पांचवा पॉइंट है आदर्श राज्य, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है एक दैवीय प्रकाश, राजा को किस रूप में देखा जाता था या किस रूप में पेश किया जाता था। दूसरा है सुलह कुल, एकीकरण का स्रोत, अकबर के समय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, ये महत्वपूर्ण नीति रही है सुलह कुल, हम उसके बारे में जानेंगे। तीसरा इसमें है सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता, जिसमें हम जहांगीर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वह एक न्यायप्रिय शासक था। छठा पॉइंट है राजधानियाँ और दरबार, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है राजधानी नगर, दूसरा है मुगल दरबार, मुगल दरबार की विशेषता क्या है, किस प्रकार से सबके स्थान होते थे, जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं, जो बाहर से दूत आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे मुगल दरबार में। तीसरा इसमें है पदवियाँ, उपहार और भेंट, कौन कौन सी पदवियाँ किनको दी जाती थी, उसका आधार क्या था, कौन कौन से उपहार या भेंट राजा को दिए जाते थे, कौन कौन से उपहार या भेंट राजा लोगों को देता था, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला इसमें शाही परिवार, 7वां पॉइंट। शाही परिवार में राजा के परिवार में कौन कौन से लोग थे, कितनी पत्नियां होती थी, कौन कौन सी पत्नियां होती थी, उनके सहायता के लिए कौन कौन से लोग होते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे शाही परिवार में। अगला टॉपिक हमारा है शाही नौकरशाही, जिसमें कि 3 चीज़ें हैं। पहला है भर्ती की प्रक्रिया तथा पद, दूसरा है सूचना तथा साम्राज्य और तीसरा है केंद्र से पड़े प्रांतीय प्रशासन, मतलब राज्यों का शासन किस प्रकार से चलता था, हम उसके बारे में जानेंगे। 9वां पॉइंट है सीमाओं के परे। सीमाओं के परे मतलब जो पड़ोसी देश थे उनके साथ मुगलों का संबंध किस प्रकार का था, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला इसमें सफ़ावी और कंधार, सफ़ावियों का शासन उस समय ईरान में हुआ करता था, तो ईरान के सफ़ावी शासकों के साथ मुगलों का संबंध कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑटोमन साम्राज्य, जिसके बारे में अब 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ऑटोमन साम्राज्य के शासकों के साथ कैसा संबंध था। और तीसरा है मुगल दरबार में जैसविट धर्म प्रचारक, जो ईसाई धर्म प्रचारक आए थे उसके साथ शासक का कैसा संबंध था, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे अंत में औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, तो धार्मिक वाद विवाद के बारे में हम जानेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में हम किन किन टॉपिक का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में एक माइंड मैप था। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहला है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। पहला इसमें छात्रों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों और घटनाओं से अवगत कराना। मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत
की समाप्ति के बाद मुगल वंश की जो स्थापना हुई है भारत में 1526 ईस्वी और उसके बाद, तो कौन कौन से राजनीतिक परिवर्तन हुए, कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटी, उसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा है, इतिहास की पुनर्रचना में इतिवृत्त और अन्य स्रोतों के महत्व को समझना। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम इतिवृत्त के बारे में जानेंगे। तो इतिवृत्त क्या है, इतिवृत्त से इतिहासकार किस प्रकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इसके महत्व को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इतिवृत्त। तो आइए जानते हैं इतिवृत्त क्या है। सबसे पहला, दरबारी इतिहासकारों द्वारा राजवंशीय इतिहास लिखना लिखवाना। एक परंपरा थी उस समय, जो भी राजा हुआ करते थे वो अपने दरबार में एक इतिहासकार रखते थे जो उनके वंश के इतिहास के बारे में लिखता था। तो यही इतिहासकारों द्वारा लिखा गया राजवंशीय इतिहास को ही इतिवृत्त कहते हैं। दूसरा है, इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी घटनाएं पहले घटी और कौन सी घटनाएं बाद में घटी है। तो काल के अनुसार, मतलब समय के अनुसार, उन घटनाओं को एक एक करके उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है इतिवृत्त में। तीसरा है, इतिवृत्त हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची तथा प्रचारित की जाती थी। जब आप इतिवृत्त का अध्ययन करेंगे तो इसमें आप जान पाएंगे कि कौन सी नीतियां बनती थी, कैसे बनती थी, कैसे उसका प्रचार किया जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में हम इतिवृत्त से जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अकबर के समय में अकबरनामा, शाहजहाँ के समय में बादशाहनामा और शाहजहाँनामा, और आलमगीर नामा जो कि औरंगजेब के समय का इतिवृत्त है। तो ये सब कुछ उदाहरण हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मुगल शासक और उनका साम्राज्य। तो सबसे पहला कि मुगल नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहला पॉइंट है इसमें, मुगल नाम मंगोल से भी उत्पन्न हुआ है, और मंगोल के बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उसी से परिवर्तित होकर यह नाम आया है मुगल। मुगलों ने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वह तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे, और मातृपक्ष से वह चंगेज खां का संबंधी था। कौन? बाबर। लेकिन फिर भी मुगल शासक अपने आप को चंगेज खां का वंशज नहीं समझते थे, क्योंकि उनको लगता था कि चंगेज खां बहुत ही बर्बर शासक था, इसलिए वो अपने आप को तैमूर के वंशज ही मानते थे। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। अब आप जानते हैं कि बाबर भारत में मुगल शासन की स्थापना से पहले उज़्बेकिस्तान में एक जगह है फरगना, वहाँ शासन किया करता था, लेकिन उज़्बेकों ने वहाँ से उसको भगा दिया, खदेड़ दिया, और वह भागता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम सीमा से होते हुए भारत में प्रवेश किया, और 1526 ईस्वी में उसने मुगल वंश की स्थापना की भारत में। तो आपको मैं मानचित्र के माध्यम से ये दिखाना भी चाहूँगा। आप देखिए इस मानचित्र में, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है फरगना, और इस तरह से फरगना से हिंदू कुश इस तरह से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिम दिशा से, और वो भारत में प्रवेश किया था। तो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं फरगना कहाँ पर है। फरगना वर्तमान समय में उज़्बेकिस्तान में है। अब आप इसमें देखिए कि 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ यह हुआ कि परिवार की
कुछ सदस्य फरगना में ही रह गए और कुछ सदस्य वहाँ से भागकर भारत में आए और उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। तो यूरोपीय लोगों ने परिवार के इसी शाखा के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया, जो कि अभी भी प्रयोग में चलन में आता है। यहाँ तक कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इससे भी उत्पन्न हुआ है। आप लोगों ने देखी होगी जंगल बुक, उसमें एक युवा कलाकार है मोगली, जिसके लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। तो ये भी संभवतः मुगल से ही उत्पन्न हुआ नाम है। अब कुछ महत्वपूर्ण शासक और उनके शासनकाल के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो जहीरुद्दीन बाबर, जिनका भारत में शासनकाल है 1526 से 1530। दूसरा है नसीरुद्दीन हुमायूं, बाबर के मरने के बाद उनका पुत्र हुमायूं शासक बना, और यह है 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। इसका मतलब यह हुआ कि 1540 से 1555 तक ये जो 15 साल का जो गैप है बीच में, इस समय भारत में मुगलों का शासन नहीं था। इस समय अफ़गानों का शासन था भारत में, क्योंकि हुमायूं को एक अफ़गान शासक शेर शाह सूरी ने युद्ध में पराजित करके यहाँ से भगा दिया था। और हुमायूं अपने पड़ोसी राज्य या पड़ोसी मुल्क ईरान जाकर, जहाँ के सफ़ावी शासक थे, वहाँ जाकर शरण लिया और वहाँ पे सफ़ावियों की सहायता से अपनी सेनाओं को फिर से एकत्रित किया। और फिर भारत में शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे अफ़गान शासक, वह धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे। तो इस तरह से 1555 में हुमायूं फिर से वापस आया भारत में, अफ़गान शासकों के साथ युद्ध किया, उनको युद्ध में पराजित किया और फिर से मुग़ल शासन को स्थापित किया। तो 1555 से 1556 तक वो रहा और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र जलालुद्दीन अकबर भारत का शासक बना, जिसका शासनकाल है 1556 से 1605 तक। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर, जिसका शासनकाल है 1605 से 1627। जहांगीर के बाद शाहजहां, जिसका शासनकाल है 1628 से 1658। और औरंगजेब, जिसका शासनकाल है 1658 से 1707। 1707 के बाद भी मुगल शासन भारत में चलता रहा, लेकिन कोई भी शासक पहले के शासकों की तरह सशक्त नहीं थे, मजबूत नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे। और इस तरह से एक एक करके मुगलों के अधीन जो राज्य थे वह उनके हाथ से निकलता रहा। आप इस मानचित्र में मुगल शासन के समय में भारत का कौन कौन सा हिस्सा था, आप इसकी में देख सकते हैं। सबसे पहला है बाबर के समय में बहुत ही कम हिस्सा था, जिसमें कि दिल्ली, आगरा, ये सब आप देख सकते हैं, पानीपत, लाहौर। अकबर के शासनकाल में थोड़ा सा और क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसमें कि राजपूताना का क्षेत्र है, कुछ इधर आप पटना, ये सब भी देख सकते हैं, मुगलों के शासनकाल के अंतर्गत आ गया। फिर औरंगजेब के समय में इसका और ज़्यादा विस्तार हुआ और इस तरह से आप देख सकते हैं कि औरंगजेब के समय में मुगल शासन का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है। और इस तरह से औरंगजेब के बाद जो शासक हुए वो बहुत ही कमज़ोर शासक थे। एक एक करके यह क्षेत्र जो है उनके हाथ से निकलता रहा और अंततः 1857 में जो अंतिम मुगल शासक थे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको अंग्रेज़ों ने यहाँ से गिरफ्तार कर लिया, उनको बर्मा भेज दिया। और इस प्रकार से भारत में मुगल शासन 1857 ईस्वी तक चला और उसके बाद समाप्त हो गया। तो यह था आपका मुगल शासकों के बारे में। अब हम आज के क्लास में क्या पढ़े हैं उसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 5 प्रश्न है। आप इन 5 प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। पहला है, पितृपक्ष से मुगल किसके वंशज थे? और उत्तर है तैमूर। मातृपक्ष से बाबर किसका संबंधी था? उत्तर है चंगेज खां। तीसरा प्रश्न है, जंगल बुक के लेखक कौन है? उत्तर है रुडयार्ड किपलिंग। चौथा है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और आखिरी प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो छात्रों,
आज के क्लास के आधार पर हमने 2 असाइनमेंट तैयार किए हैं, 2 प्रश्न हैं। आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त से आप क्या समझते हैं? और दूसरा प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की स्थापना की व्याख्या करें।